नवासी। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने गठबंधन की राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय आयोग के गठन एवं उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के निर्णय का स्वागत किया है। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार का एक कदम सराहनीय है। विश्वविद्यालय आयोग के गठन से असिस्टेंट प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी। विश्वविद्यालय में भारी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विश्वविद्यालय कर्मियों का पद रिक्त है। विश्वविद्यालय आयोग के गठन से सभी विद्यालयों के रिक्त पदों को आसानी से भरा जा सकेगा और झारखंड के लोगों को नौकरी का अवसर प्राप्त होगा। बड़ी संख्या में झारखंड के लोगों ने नेट पास एवं पीएचडी किया है। ऐसे में राज्य के विद्यालयों में झारखंड के आदिवासी एवं मूलवासियों को अवसर मिलेगा। कल के कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण उनके द्वारा लिया गया है और ये तीनों जो महत्वपूर्ण फैसला एक लंबे समय के बाद इस राज्य के विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में एक सौगात की तरह ही है। हालांकि इसको पहले ही होना चाहिए था। जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी इसको पहल किया गया था। लंबे अंतराल के बाद जो निर्णय है, जैसे विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ये निर्णय बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय इसको कहा जाएगा। इस निर्णय से जो राज्य के विश्वविद्यालयों में जो व्याख्याताओं की कमी है, ये कमी को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि व्याख्याताओं का कमी नहीं होने के कारण और विशेषकर व्याख्याताओं का प्रोन्नति नहीं होने के कारण कई एक ऐसे विश्वविद्यालय आपका प्रभारी प्राचार्य के रूप में संचालित किए जा रहे हैं। सूबे का कल्याण मंत्री चमरा लिंडा शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे और जिला मुख्यालय के गिरिडीह रांची रोड में राजकीय मध्य विद्यालय में कल्याण मंत्रालय द्वारा साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। स्कूल के करीब 120 छात्रों के बीच साइकिल वितरण किया गया। इस दौरान सूबे के नगर विकास मंत्री सुदिया सोनू, डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार और डीडीसी स्मृति कुमारी शामिल हुए। स्कूल में छात्रों के बीच साइकिल वितरण के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें भी जानकारी हुई कि गिरिडीह में छात्रों को बगैर साइकिल के स्कूल आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है और प्रयास है कि विधानसभा सत्र से पहले गिरिडीह समेत तमाम जिलों में छात्रों के बीच साइकिल का वितरण हो जाए। मंत्री चमरा लिंडा ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि हर हाल में स्कूल से ड्रॉप आउट रोकना है और इसके लिए जिले में 38,000 साइकिल का वितरण होना है और 10,000 साइकिल वितरण के लिए तैयार हैं, जबकि 20,000 साइकिल तैयार की जा रही हैं। मुलाकात किया मुख्यमंत्री जी से और हम लोग एक रूम में बातचीत भी की। स्टेफन दा थे, हम थे। हम लोग तीनों बोले कि किसी भी स्थिति में बाबा को आप, क्योंकि डॉक्टर सबसे भी हमारी मुलाकात हुई, वहां के गंगाराम के डॉक्टर सबसे भी मुलाकात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि टेक ए टाइम, समय लगेगा। हम लोगों ने सजेस्ट किया या डिस्कस भी किया मुख्यमंत्री जी से कि नहीं, रांची नहीं ले जाना है बाबा को, इसमें ही रखना है। एनी हाउ कभी भी क्रिटिकल पोजीशन आ सकता है, तो फॉर दिस रीजन उनको रहना पड़ेगा। वो बाप है ना, उसका पिताजी है, मेरा भी पिताजी रहेगा। हम लोग सब अगर कुछ हो जाता है ना, तो हम लोग पूरा, हमारा पार्टी को लगेगा कि हम लोग का गार्जियन समाप्त हो गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में 10 वर्षों से 5 मॉडल स्कूल निर्माण अधूरा है। आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश महतो ने कहा कि हाईकोर्ट में जल्दी इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर करूंगा। बता दें, जेएलकेएम नेता सह आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश महतो ने अधूरे पड़े जिले के 5 मॉडल स्कूल भवनों को लेकर शिक्षा विभाग के सचिव और जमशेदपुर उपायुक्त को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि फरवरी 2015 में जिला में 6 मॉडल स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। संवेदक के साथ किए गए इकरारनामे के मुताबिक 18 महीने में इनका निर्माण पूरा करना था, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक 6 में से 5 मॉडल स्कूल भवन अपूर्ण है। विभाग भी निर्माण को लेकर कोई रुचि नहीं दिखा रहा। ये विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी है। सरकार और ठेकेदार की लापरवाही की सजा विद्यार्थी भुगत रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि इसका दोषी पूर्ववर्ती सरकार है।
इसका जिम्मेवार तो पूर्ववर्ती सरकार है और जिसको हम सुधारने के राज्य का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिम्मा लेकर के वैसे मॉडल स्कूल को अपना राज्य अंश से बनाने का काम शुरू कर दिया, जो आप देखिए बड़ा बड़ा शुरू कर दिया। देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 मॉडल स्कूल बनना था 2015 से, लेकिन अब तक 5 मॉडल स्कूल अधूरा पड़ा हुआ है। उसके लिए हमने जिला के उपायुक्त महोदय को आवेदन दिए हैं कि जल्द से जल्द मतलब मॉडल स्कूल का कार्य पूरा हो। ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए सरकार ने तब निर्णय लिया था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम का शिक्षा दिया जाएगा। उसी के लिए आपका चकुलिया प्रखंड, दलबंगड़ प्रखंड, घाटशिला, डुमरिया और कोटमदा प्रखंड में मॉडल स्कूल अधूरा है, जो कि मतलब 10 साल बीत जाने के बावजूद अब तक मॉडल स्कूल अधूरा है। हजारीबाग जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का सपना पूर्व सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रह चुके जयंत सिन्हा का सपना अधूरा रह गया है। उनकी पहल से शुरू की गई अक्षय पात्र रसोई योजना अभी भी पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पा रही है। देखिए साधना प्लस न्यूज की खास रिपोर्ट। जयंत सिन्हा ने अपने कार्यकाल के दौरान उड्डयन मंत्रालय के CSR फंड से हजारीबाग में अक्षय पात्रा फाउंडेशन के तहत एक अत्याधुनिक रसोई घर की स्थापना के लिए राशि उपलब्ध कराई थी, जिसका उद्देश्य जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गर्म, साफ और पौष्टिक मिड डे मील देना था, ताकि उनका पोषण स्तर सुधरे और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बनी रहे। हजारीबाग में भी रसोई घर बनवा रहे हैं विशाल रूप से, और रामगढ़ में कल ही मैंने निरीक्षण किया। रामगढ़ का जो रसोई घर है उसका काम संतुष्टि से चल रहा है और जल्द ही वो समाप्त हो जाएगा और बच्चों को वहाँ भोजन मिलने लगेगा। लेकिन हजारीबाग वाला जो अक्षय पात्र है उसमें अभी भी 2-3 चीजों की कमी है। जब तक वहाँ बॉयलर नहीं आएगा तब तक उसमें बड़े अभी भी कुछ 5-6 हजार बच्चों को खाना मिल रहा है, लेकिन जब तक हम उसका बॉयलर नहीं लगा पाएंगे, जो हम लोगों का जो वहाँ की प्लानिंग थी कि पहले 50,000 बच्चों को, फिर 1 लाख बच्चों को, जिसमें कि पूरे क्षेत्र के बच्चों को पोषण अच्छा मिलेगा, वो आज हम लोग उस लक्ष्य को हम लोगों ने हासिल नहीं किया। मैं सिर्फ फिर एक बार निवेदन करूंगा वर्तमान प्रशासन से, वर्तमान जनप्रतिनिधियों से कि आप बच्चों की चिंता करें। अगर आप इस क्षेत्र की बच्चों की चिंता नहीं करिएगा, उनको पोषण नहीं मिलेगा, तो क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, क्षेत्र की देखभाल कैसे हो सकती है। आपने शपथ लिया कि आप सेवा करेंगे और सब जो उपलब्धियां हैं उनको पूरा करेंगे। शपथ को पूरा करिए, बच्चों का ध्यान करिए। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर, जहां तक अक्षय पात्रा और बच्चों का सवाल है, वहां तो मैं सिर्फ अपनी दुख और हृदय की बात बता सकता हूं कि मैं हाथ जोड़कर किसी के सामने पैर पड़ने को तैयार हूं कि आप बच्चों की देखभाल करिए, बच्चों को आप खाना दिलवाइए। हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको कुपोषण की बीमारी है, उनको आज स्टंटिंग की बहुत बड़ी आज दिक्कत है। 40-50% हमारे बच्चे जो हैं उनकी स्टंटिंग हो रही है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, उनको अक्षय पात्रा जैसे पोषण की बहुत बहुत जरूरत है। मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूं कि आप जो अक्षय पात्रा है और ऐसी सब जो संस्थाएं हैं उनको अपना पूरा सहयोग दीजिए। ये आप हमारे बच्चों की तरक्की के लिए, विकास के लिए आप काम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पुण्य ही है, पुण्य ही है। हालांकि आज ये रसोई घर संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। परिणाम स्वरूप रसोई घर से केवल 5,000 बच्चों तक ही गर्म और पौष्टिक भोजन पहुंच रहा है, जबकि इसकी क्षमता इससे कहीं अधिक है। 2019 में हमारा ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था जयंत सर के हेल्प से, और 2024 जनवरी में इसका हम चालू किए, जो हजारीबाग के बच्चों को खाना देना। और अभी हम लोग करीबन 4 से 5 हजार बच्चों का खाना यहाँ से बनके जा रहा है। क्या लगता है कितने लोगों की टारगेट थी जो अभी अचीव करना बाकी रह गया है, कब तक अचीव कर पाएंगे? हमारा अभी कैसा इनिशियल टारगेट है कि 6 से 7 महीनों के अंदर में कम से कम हम 30,000 बच्चों तक का खाना पहुंचा सके। उसके लिए हमारा अभी प्रयास चालू है। ऐसा है कि
कुछ मशीनों की हमारे यहाँ भी रिक्वायरमेंट है, जो हमें लगता है कि 6 से 7 महीनों में हम फुलफिल कर लेंगे। जयंत सिन्हा की ये महत्वाकांक्षी योजना यदि पूर्ण रूप से लागू हो जाती है तो ये हजारीबाग के स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। साधना प्लस न्यूज के लिए हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल। हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र के कोलंबस कॉलेज के पास के भी सहायक पार्क में संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय की आदमकद प्रतिमा को अज्ञात लोगों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बता दें कि आदमकद प्रतिमा के सिर को तोड़कर गिरा दिया गया है, जिसके बाद सुबह लोगों ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भैया अभिमन्यु कुमार ने बताया कि जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है उसे जिला प्रशासन गिरफ्तार करे और कठोर से कठोर सजा दे, क्योंकि हमारी धरोहर माने जाने वाले कृष्ण वल्लभ सहाय संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। हजारीबाग से उनका नाता काफी पुराना है। उनका पूरा खानदान अभी भी हजारीबाग में ही रहता है। इस तरह से किसी भी इस तरह के लोगों के द्वारा किया जाना काफी गलत है। नाराज लोगों ने जल्द से जल्द आदमकद प्रतिमा को फिर से बनवाए जाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य पुलिस ने बिजली विभाग के चुटिया थाना क्षेत्र के पावर हाउस से 40 बंडल स्क्रैप तार चोरी कर घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। डीआरजी सहराची एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि बिजली विभाग से तार के स्क्रैप को चोरी करने वाले चोरों का गिरोह का उद्भेदन कर लिया गया है। छापेमारी के क्रम में कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसकी निशानदेही पर 40 बंडल स्क्रैप घटनास्थल में प्रयुक्त की गई स्कूटी और मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक नाबालिग है। देखिए, ये अवैध हथियार के बरामदगी का मामला तो है ही, साथ ही साथ इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि निरंजन प्रसाद अपने एक परिचित की जमीन बेचवा रहा था और इसके लिए उसने एक आशीष पांडे नाम के व्यक्ति से संपर्क किया। तो इस जमीन के लेन देन में जो प्रॉफिट था उसमें 10 लाख रुपया आशीष पांडे को देना था निरंजन प्रसाद को, पर उसके मन में बेईमानी आ गई कि पैसा नहीं देना है, तो उसको जेल भेजवाने के लिए उसने निरंजन प्रसाद के बाइक में रखवा दिया कट्टा और रखवा के और एक इनडायरेक्टली किसी सोर्स के थ्रू पुलिस को सूचना दिलवा दी कि इसके पास अवैध हथियार है। जब पुलिस ने इस बात की पूरी छानबीन की तो पता चला कि निरंजन प्रसाद की गाड़ी में तो है कट्टा, लेकिन निरंजन प्रसाद इसमें दोषी नहीं है। और जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि आशीष पांडे ने अपने सहयोगी राहुल तिवारी और एक और आदमी उसके मदद से यह कट्टा रखवाया है। सीसीटीवी फुटेज देखा गया और बाकी सारा इन्वेस्टिगेशन गया तो पता चला कि ये आशीष पांडे की करामात है, उसी ने षड्यंत्र करके ये काम किया है। तो आशीष पांडे और राहुल तिवारी गिरफ्तार हो गए हैं और एक जो सहयोगी है वो भी फरार है, उसके लिए गिरफ्तारी की छापेमारी चल रही है। राहुल तिवारी पहले गढ़वा के 392 मतलब लूट के कांड में पहले से आरोपित भी है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी होते ही हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड स्थित गंगा दोहर गांव का नाम पूरे राज्य में गर्व से गूंज उठा। हाल ही गांव के लाल रोबिन कुमार ने पूरे झारखंड में 7वां स्थान प्राप्त कर अपने क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया है। अब रोबिन झारखंड पुलिस में डीएसपी के रूप में अपनी सेवा देंगे। रोबिन एक बेहद साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता कृषक है और माता एक गृहिणी। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बड़कागांव के ही सरकारी विद्यालय से पूरी करने वाले रोबिन ने बाद में माखम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपनी सिविल सेवा की तैयारी उन्होंने हजारीबाग के एक लॉज में रहकर पूरी की। रोबिन ने साल 2020 में भी सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू तक का सफर तय किया था, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाया था। उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार 5 वर्षों तक मेहनत जारी रखी। आज उनका संघर्ष रंग लाया और उन्होंने झारखंड में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। रॉबिन की सफलता इस बात का प्रमाण है कि साधन नहीं, संकल्प और मेहनत ही
असली हथियार होते हैं। उनकी कहानी उन हजारों युवाओं को प्रेरणा देती है जो सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने देख रहे हैं। रोबिन की सफलता की खबर मिलते ही हजारीबाग के उनके लॉज में जश्न का माहौल बन गया। वहीं गांव में उनके माता पिता बेहद भावुक हैं और अपने बेटे के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रोबिन के बड़े भाई पिछले 7 वर्षों से जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल वे झारखंड पुलिस में सेवा दे रहे हैं। उन्होंने भी इस उपलब्धि पर गर्व जताया और कहा कि सफलता उनके पूरे परिवार और गांव के लिए प्रेरणा है। असफल उम्मीदवारों को दिए सकारात्मक संदेश। रॉबिन ने उन छात्रों के लिए भी संदेश दिया जो इस बार सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि हार से डरना नहीं है, यदि निरंतरता और आत्मविश्वास बनाए रखें तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। काफी खुशी महसूस हो रहा है इस सफलता के बाद। पिछले बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अच्छे रैंक से सिलेक्शन हुआ है, तो काफी खुशी महसूस हो रहा है। पिछले बार कब आप एग्जाम दिया था? 7th जेपीएससी में मैं एग्जाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस बार 7th रैंक आया है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और कहाँ से? प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव से पूरी हुई थी 10th तक की। उसके बाद 10th पूरा करने के बाद मैं हजारीबाग आया और हजारीबाग के मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से 12th और ग्रेजुएशन पूरी हुई और उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगा रहा। उस बीच कई एग्जाम भी दिए थे, लेकिन जब सिविल सेवा 7वीं जेपीएससी में मेरा चयन नहीं हो पाया तो मुझे एक उम्मीद सा जगा था कि ठीक है, इस बार नहीं हो पाया, अगली बार कर लेंगे। माता पिता मेरे कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, माँ घर संभालती है। मेरे भाई हैं, बड़े भैया हैं और वो पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं, झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर, और वो भी लगातार मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। इस बार भी मेंस दिए थे, लेकिन ड्यूटी के अभाव में उनको थोड़ा सा समय कम मिला और इस बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। के हैं वो हमारे लिए। अभी कहाँ पे रहते थे? अभी हजारीबाग में ही जयप्रभा नगर के छोटे से कमरे में मेरी पढ़ाई हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि रिजल्ट कब आया और फाइनली आज रिजल्ट आया, तो 7वां रैंक भी आया, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं हम हजारीबाग झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर अभी कार्यरत हैं। माता पिता कितने खुश हैं इनके? बहुत खुश है, वो रात को ही फोन किए थे तो बहुत खुश थे। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा में लातेहार जिले के बालूमाथ की बिटिया मनीषा गुप्ता ने 86वां रैंक हासिल कर अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। बालूमाथ शहर से सटे भामाशाह नगर निवासी विनोद कुमार की पुत्री मनीषा गुप्ता को झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसर बनने में कामयाबी हासिल की है। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली मनीषा गुप्ता के पिता विनोद कुमार खैनी दुकान चलाते हैं। 2 पुत्र और 1 पुत्री के रूप में मनीषा गुप्ता है। मनीषा के एक भाई सूरज कुमार इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। मनीषा गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षक समेत सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रेरित करने वाले लोगों को दिया है। मनीषा गुप्ता की प्रारंभिक शिक्षा बालूमाथ स्थित दून सेंट्रल एजुकेशन एकेडमी में हुई। आगे की शिक्षा उन्होंने रांची से ग्रहण की। रांची में ही रहकर मनीषा ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। मनीषा ने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयन होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब लक्ष्य को सामने रखकर परीक्षा की तैयारी की जाती है तो सफलता अवश्य मिलती है। मनीषा ने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की इच्छा से काम करने को अपना भविष्य का लक्ष्य बताया है। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो अपने माता पिता को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनकी वजह से अभी तक मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ और मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको भी मेरा धन्यवाद, और मेरे जो टीचर हैं उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरा जन्म एक गांव में हुआ है, इसलिए यहाँ से परेशानी को बहुत नजदीकी से हम देख चुके हैं और मेरी यही कोशिश रहेगी और कि जितनी भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनको गरीबों तक पहुंचाया जाए और उनके हित में काम किया जाए ताकि उन लोगों का विकास हो सके। गोविंदपुर में डेंगू और बरसाती बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष और पंचायत समिति सतवीर सिंह बग्गा के संयुक्त प्रयास से जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से कचरा उठाव कार्य शुरू हुआ। डॉक्टर परितोष ने कहा कि इस अभियान के तहत सामुदायिक विकास मैदान, बंगाल स्वीट्स के सामने हाट बाजार, मार्केट रोड, 3 तल्ला जनता फ्लैट, एलआईजी विवेक विद्यालय के पास जगहों से कचरे को हटाने का प्रयास है। ये अभियान 3 दिन और चलेगा। उन्होंने सिंगल डबल रूम हाउसिंग कॉलोनी के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में
डोर टू डोर कचरे का उठाव हो रहा है, लेकिन जनता कचरे को खुले में फेंक रही है और 80 रुपया मासिक शुल्क नहीं देना चाहते हैं, जिससे इन जगहों पर भी गंदगी का अंबार है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक महीना पहले भी यहाँ साफ सफाई करवाए थे। आज पुनः हम लोग जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से सतवीर सिंह बग्गा जी और हमारे संयुक्त प्रयास से हम लोग ड्राइव चला रहे हैं, जो हम लोग सामुदायिक विकास, LIG और चिंतल्ला में आज और कल हम लोग करने वाले हैं। हम लोग गोविंदपुर की जनता को प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन इलाकों में टेम्पू चल रही है, कचरा गाड़ी चल रही है, वहाँ भी गंदगी का अंबार है। लोग 80 रुपया देने से बचने के लिए कचरे को इधर उधर फेंक रहे हैं और गोविंदपुर में मौसमी बीमारियां और डेंगू का कहर है। हम लोग के पास कोई व्यवस्था फंड नहीं है कि हम लोग हमेशा साफ करवा सकें और सबकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है। तो सबका संदेश है कि स्वच्छता एक ऐसा चीज है कि वो हर एक व्यक्ति को अपने अंदर से आना चाहिए स्वच्छ रहने का। तो हम चाहते हैं कि लोग मोहल्ला कमेटी बनाएं और उसके अनुसार से स्वच्छता ड्राइव चलाएं। हम लोग भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एटक के तत्वाधान में बेरमो के चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र के ARC और AMC ठेका मजदूरों को स्थायीकरण करने और 2019 में ठेका मजदूरों को सूचीबद्ध करने की नियमावली में शामिल करने की मांग को लेकर प्लांट के गेट पर अनिश्चितकालीन गेट जाम कर बैठ गए हैं। कुल 1149 ठेका मजदूर इस धरना को सफल बनाने में लगे हुए हैं। डीवीसी प्रबंधन और ठेका मजदूरों के बीच 2019 के बाद से उक्त विषय पर कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन आज तक इस पर कोई पहल डीवीसी प्रबंधन ने नहीं की। इससे क्षुब्ध होकर ठेका मजदूरों ने यह फैसला लिया है। को आहत करने का ये परिणाम है और प्रबंधन अपने अड़ियल रूप पर टिल डेट तक कायम है। आप लोग क्या मांग झुकने को तैयार नहीं है और हम लोग भी झुकने को तैयार नहीं। आप लोग का मांग क्या है? मांग हमारी है कि हमें सूचीबद्ध किया जाए, समान काम का समान वेतन जो संविदा कर्मी को ट्रिपाइट समझौता के तहत मिला है वही हम लोग को भी होना चाहिए। अभी कितना मिल रहा है? अभी हम लोग को 15,000 16,000 मिनिमम है, न्यूनतम यही है। और सूचीबद्ध होने के बाद कितना मिलेगा? सूचीबद्ध होने के बाद 40,000 मिनिमम 35,000। तो ये कब से लागू हुआ है? ये लागू हुआ है 2019 में ट्रिपाइट समझौता हुआ था, उसके बाद ही संविदा कर्मी को बनाया गया और हम लोग को उसमें नहीं जोड़ा गया। अच्छा, तो ऐसे कितने पीड़ित हैं? ऐसे पीड़ित हम लोग 1149 हैं, जो कि वर्षों से अपनी मांग को लेकर, लेकिन हम लोग थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए थे, जिस वजह से प्रबंधन सोच रहा था कि इन लोग में ताकत है। बसिया थाना क्षेत्र के बनागुटू के समीप टेम्पो पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बसिया प्रखंड के अगरमा गांव निवासी विक्रम केरकेटा उम्र 32 वर्ष और उसका दोस्त सुजीत डोंगडोंग किसी कार्य से कुमारी की ओर जा रहे थे, तभी बनागुटू के पास टेम्पो पलट गया, जिसके कारण दोनों युवकों को गंभीर चोट आई। राहगीरों के द्वारा एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें बसिया रेफरल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सुजीत डोंगडोंग को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके दोस्त विक्रम किरकेटा का उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों युवक नशे में थे। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।